हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू रीडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये अपनी न्यू रीडिंग आज स्टार्ट करें। दिस इज क्लास नंबर 1 ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। So in terms of portfolio management, we have reading number 85, reading number 86, reading number 87, reading number 88। ये आपको बुक नंबर 5 में मिलेगा स्क्वाइजर के पास बुक नहीं है, प्लीज आप रेफर करिए एक बार। बुक नंबर 5 खोल के रखिए स्क्वाइजर का, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू रेफर। जिनके पास नहीं है, फाइन, वो यहाँ पे बोर्ड पे देखिए। के पास है, यू कैन रेफर। रीडिंग नंबर 85, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। रीडिंग नंबर 86, बेसिक्स ऑफ पोर्टफोलियो प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन। रीडिंग नंबर 87, बिहेवियरल बायसेस ऑफ इंडिविजुअल्स। रीडिंग नंबर 88, इंट्रोडक्शन टू द रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी हाउ मेनी रीडिंग्स वी हैव। 4 रीडिंग्स। सर 4 ही रीडिंग है क्या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? 2 और रीडिंग है। यहाँ पे सर बुक 2 के अंदर में, बुक 2 के अंदर में वी हैव 2 more रीडिंग। फिर वी हैव रीडिंग नंबर 20, पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1। रीडिंग नंबर 21, पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 2। टोटल कितना चैप्टर्स हुआ? बुक नंबर 5 में वी हैव 4 रीडिंग या 4 चैप्टर्स, एंड बुक नंबर 2 में वी हैव 2 रीडिंग्स। टोटल 6 रीडिंग। ये क्लास में कैसे फॉलो करने वाले, पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपने रीडिंग नंबर 85 कंप्लीट करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। एकदम बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होने वाला, पोर्टफोलियो होता क्या है, ऑल राइट। यहाँ पे ओवरव्यू को लेकर डिस्कस करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ओवरव्यू। नेक्स्ट रीडिंग नंबर 86 अपने करेंगे, बेसिक्स ऑफ पोर्टफोलियो प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन। जब भी पोर्टफोलियो आप प्लान कर रहे हो, मतलब व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर योर क्लाइंट, या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बिल्डअप कर रहे हो, तो वहां पे अपने को क्या क्या चीज का ध्यान में फॉर आवर बेसिक्स। जब अपना रीडिंग नंबर 85 86 हो जाएगा, 85 86 हो जाएगा, वी कैन मूव टू इधर बिहेवियरल बायसेस ऑफ द इंडिविजुअल, या अपने रीडिंग नंबर 88 से भी, रीडिंग नंबर 88 की जगह इन दिस पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट। उसके बाद बचेगा अपना एक लास्ट रीडिंग, इंट्रोडक्शन टू द रिस्क मैनेजमेंट। तो मैंने जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, आप देखोगे वीडियो के अंदर में, मैंने एक सीक्वेंस का वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब के अंदर में, वेयर यू कैन सी जो सीक्वेंस अपना मेंटेन होने वाला है। रिस्क मैनेजमेंट अपने डेरिवेटिव के बाद में करें, वी विल कंप्लीट द रिस्क मैनेजमेंट आफ्टर डेरिवेटिव। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको भी डेरिवेटिव के बाद देखना है, उसके पहले यू कैन कंप्लीट दिस 5 रीडिंग। सर ओवरऑल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है कैसा, टफ है, इजी है या एवरेज है? इजी है वैसे देखा जाए तो, बट इंटरेस्टिंग बहुत है। थ्योरी बहुत है यहाँ पे, बट थ्योरी बोलने का मतलब ये नहीं है दैट सर बोरिंग होने वाला है क्या, क्योंकि कोई कोई को थ्योरी बहुत पसंद आता है और कोई कोई को थ्योरी बहुत बोरिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, रियल लाइफ से एसोसिएटेड रहने वाला, मार्केट से, स्टॉक मार्केट से एसोसिएटेड रहने वाला, प्लस पोर्टफोलियो कैसे मैनेज होता है, क्या क्या चीज का आपको ध्यान में रखना, पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज कैसे मैनेज होगा, सब चीज अपने यहाँ पे डिस्कस। इफ वी आर अ पोर्टफोलियो मैनेजर, अपना क्लाइंट अपने को पैसा ला के दे रहा है और अपने उस पैसा को मैनेज करें, अपने को क्या क्या चीजों का ध्यान में, तो समझिए यहाँ पे बेसिक से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है इट्स अ बंडल ऑफ सिक्योरिटी, बहुत सारे सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटीज का मतलब कैन बी से इक्विटी सिक्योरिटीज, रिलायंस है, टीसीएस है, विप्रो है, ब्रिटानिया है, मारिको है, तो आईटीसी है, वी हैव लॉट ऑफ सिक्योरिटीज, राइट। तो बहुत सारा सिक्योरिटीज है। जब मैनेज करेंगे ना अपने क्लाइंट के लिए, अपने कौन है पोर्टफोलियो मैनेजर, तो किन किन बातों का अपने को क्लाइंट के पर्सपेक्टिव यार, क्लाइंट का अपने को ध्यान में, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फर्स्ट टाइम आप लेवल 1 में सुनोगे ये वाला टॉपिक। जो लेवल 2 है उसमें ऑब्वियसली एक लेवल और हाई पे होने वाला है। लेवल 2 के अंदर में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट विल बी एट अ हायर लेवल। जो लेवल 3 है उसके अंदर में जो वेटेज होगा ना पोर्टफोलियो का वेटेज, इट विल बी अराउंड 45 to 50%। तो समझिए कि आपका 100% करिकुलम के अंदर में अराउंड 40 to 50% विल बी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। कहाँ पे सर? लेवल 3 के अंदर में, सीएफए लेवल 3 के अंदर में। तो आपको भी लेवल 1 के अंदर में उतना ही इंपॉर्टेंस के साथ इस चीज को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, इस टॉपिक को उतना रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि सर पहला अपनी ये रियल लाइफ में बहुत काम आएगा। सेकंड, अगर तुम अभी तेरा फंडामेंटल्स वीक हो गया या बेस बिल्डिंग अगर वीक हो गया ना, कहाँ पे सफर करे? लेवल 2 और लेवल 3 में तो बहुत ज्यादा सफर, लेवल 3 में बहुत ज्यादा सफर। और लेवल 3 जो है ना, इट्स लिंक्ड विथ लेवल 1 है। तो लेवल 3 लेवल 2 से नहीं, लेवल 1 से लिंक्ड है। हाँ, लेवल 1 से लिंक्ड है लेवल 3। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यार, आप जो भी पढ़ रहे हो ना लेवल 1, आपको अल्टीमेटली कहाँ पे काम आने वाला है, और जो अभी छोड़ेगा वो वहां पे सफर करेगा, कि आपको वापस से बेसिक्स पढ़ना पड़ जाएगा लेवल 2 लेवल 3 के। 100% सुनिएगा, कंसंट्रेशन चाहिए पूरा, और इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल
थ्योरी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट थ्योरी वैसा थ्योरी नहीं है। इट्स नॉट लाइक योर कॉलेज योर स्कूल वाला थ्योरी जो अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते थे और क्या भूल जाते थे एग्जाम देने के बाद, क्योंकि अपना ऑब्जेक्टिव क्या था यार, पास हो जाए या जैसे भी करके वो अपना पेपर क्लियर हो जाए, थ्योरी पेपर में खासकर। जो प्रैक्टिकल होता है उसमें क्या होता है, सम्स वगैरह रहता है, तो जब सम्स करते हैं अपने तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है, कैलकुलेटर पे सम्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्ट रहता है। बट थ्योरी के अंदर में जो इंटरेस्ट होता है ना, उसको रिटेन करना है, उसको मेंटेन करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मेरा सिर्फ थ्योरी बोलने का बार बार ये मतलब नहीं है कि यार तुम बोर फील करे, ये लगे यार मैं नया क्या सीख रहा हूँ जो कभी नहीं सीखा। हो सकता है कॉलेजेस वगैरह में नहीं सीखा पोर्टफोलियो मैनेज, या कोई का थोड़ा बहुत किया हुआ होगा मे बी, जिसका नहीं सीखा हुआ है उसके लिए और बढ़िया, क्योंकि वो पूरा फ्रेश सुने। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक आज का। सर कौन सा रीडिंग से स्टार्ट करें? ऑब्वियसली रीडिंग नंबर 85 से स्टार्ट, रीडिंग नंबर 85 से स्टार्ट कर रहा हूँ। और बता दिया आपको टॉपिक इजी है ओवरऑल बेसिस पे, बट हाँ थ्योरी होने की वजह से क्या होगा, आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे अपने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को फर्स्ट टाइम ओवरव्यू पे, फिर ओवरव्यू अपने डिस्कस। देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल कोई भी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, कुछ सम्स के साथ अपने स्टार्ट करें और वहीं से मैं थ्योरी को लिंक करते जाऊँ, तो दैट आप कैलकुलेशन भी करते रहिएगा मेरे साथ और साथ में थ्योरी को भी समझते रहिएगा, तो दैट देयर विल बी अ बैलेंस। कि मैं पहले ही अगर थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट, बच्चा तो बंद कर दे। क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बताते जाऊंगा साथ साथ थ्योरी करते जाएंगे, तो क्या होगा, आप बैलेंस करते रहोगे और मजा भी आते रहेगा। तो कैलकुलेटर आपको रेडी रखना है सर, अभी से एकदम अभी से आपको आज से कैलकुलेटर रेडी रखना है, आज के क्लास में अपने को कैलकुलेशन, ठीक है, और साथ में मैं थ्योरी भी आपको कवर अप कर। सर कौन सा एलओएस आप रेफर कर रहे हो सबसे पहले, वो सब छोड़ दो अभी, आप पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो करो, उसके बाद तुमको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा कौन सा एलओएस चल रहा है। एक्सेप्ट। देखो, स्टॉक्स एक बार के लिए मान लेते हैं सर, दो स्टॉक है अपने, स्टॉक ए स्टॉक बी, दो स्टॉक है। सर आप दो स्टॉक क्यों ले रहे हो, एक स्टॉक क्यों नहीं लिया? क्योंकि बात क्या चल रहा है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, इट्स अ बंडल ऑफ सिक्योरिटी। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, बंडल ऑफ सिक्योरिटी मींस यू आर नॉट होल्डिंग अ सिंगल सिक्योरिटी अपने अकाउंट के अंदर में, डिमांड अकाउंट में, इंस्टेड यू आर होल्डिंग मोर देन वन सिक्योरिटीज, इट कैन बी 5, इट कैन बी 10 और तो यहाँ पे मेरे को समझाने के लिए मैं सिर्फ एक बार के लिए आपको दो सिक्योरिटी या दो स्टॉक लेके चल रहा हूँ, स्टॉक ए और स्टॉक, ठीक है। तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ, पोर्टफोलियो का मतलब हो गया बंडल ऑफ, सर बहुत सारा अपने स्टॉक्स के अंदर में या बहुत सारा एसेट क्लासेस में अपने इन्वेस्ट। सर एसेट क्लास का मतलब इक्विटी के अंदर में, बॉन्ड के अंदर में, अल्टरनेटिव इन्वेस्ट, या तो अपने बहुत सारा एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किए हुए या बहुत सारा स्टॉक्स में इन्वेस्ट। सर स्टॉक्स कैन बी से इन्फो, कैन बी विप्रो, इट कैन बी आईटीसी, कैन बी आरएफ एंड सो ऑन, बहुत सारा स्टॉक्स में अपने, ठीक है। तो पोर्टफोलियो का मतलब आपको सबसे पहला समझ, एक एक वर्ड पे प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, हर एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। पोर्टफोलियो का मतलब बंडल ऑफ सिक्योरिटी, उस बंडल के अंदर में मैंने क्या लिया अभी आपको समझाने के लिए, सिर्फ दो सिक्योरिटी, बस यहाँ पे कैलकुलेशन करना, आई कैन नॉट टेक मोर देन दैट, वो कैलकुलेशन एक बार समझाने के लिए, आई एम टेकिंग सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न, कैन आई राइट एक्सपेक्टेड रिटर्न एज ईआर? यस सर, ई मतलब एक्सपेक्टेड, आर मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक ए इससे 20% एंड स्टॉक बी का से 15%। सर एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब, एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब ऑन एन एवरेज रिटर्न, जो स्टॉक ए है ना कितना देने का एक्सपेक्टेशन कर, मतलब वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टॉक ए दैट ऑन एन एवरेज दिस स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू गिव मी, सर स्टॉक बी ऑन एन एवरेज दिस स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू गिव मी। तो जब आप एवरेज बोल रहे हो, जब आप एवरेज बोल रहे हो इसका मतलब क्या 20 से ज्यादा हो सकता है या 20 से कम हो सकता है? स्टॉक ए का रिटर्न कैन इट बी मोर देन 20 और इट कैन बी लेस देन 20? यस, तभी तो मैंने बोला ऑन एन एवरेज, सर 20 से ज्यादा भी दे सकता है या 20 से कम भी दे सकता है, बट ऑन एन एवरेज कितना देगा? सिमिलरली विद स्टॉक बी, sir, on an average when you are telling कि stock B expected return on an average is 15 means it can give return higher than 15 or it can give a return, that fine, समझ में आ रहा है आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब क्या?
एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना देगा 20, बी कितना देगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न हुआ। देन वी हैव स्टैंडर्ड डिविएशन, देन वी हैव स्टैंडर्ड डिविएशन तो अपने डिनोट करते हैं ऐसे सिग्मा, सिग्मा से स्टैंडर्ड डिविएशन ऑल्सो नोन एज वोलेटिलिटी, तो नोन एज वोलेटिलिटी। फिर ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन या वोलेटिलिटी या सिग्मा। देखो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी का मतलब सर क्या तो अपसाइड क्या, वोलेटिलिटी मतलब अप एंड डाउन, वोलेटिलिटी मतलब अप एंड डाउन, ठीक है। रिस्क क्या होता है, रिस्क, रिस्क होता है सर डाउन साइड। आप स्टॉक अगर बाई करके रखे हो, क्या चीज का डर लग रहा है सर, प्राइस विल फॉल। बट स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या हुआ, वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी का मतलब अपसाइड भी और स्टैंडर्ड डिविएशन इज वोलेटिलिटी डिनोटेड एज व्हाट, यहाँ पे मैंने लिया एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टॉक ए का 20%, स्टैंडर्ड डिविएशन इससे, स्टॉक बी का स्टैंडर्ड डिविएशन इससे, का मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब जब आपने बोला था स्टॉक ए इज एक्सपेक्टेड टू गिव एवरेज रिटर्न ऑफ 20%, बट बोला था कि सर 20% से ज्यादा भी हो सकता है 20% से, तो 20% से कितना ज्यादा और कितना कम, कितना ज्यादा कितना कम मतलब कितना अपसाइड जा सकता है कितना डाउन साइड जा सकता है, वही है स्टैंडर्ड। तब 20 से +10, 20 से +10 मतलब कितना ऊपर जा सकता है, मैक्सिमम 30, 20 + 10, नीचे कितना जा सकता है 20, 20, समझ में आ रहा है आपको, सर ऑन एन एवरेज 20 देगा बट 10% का मूव हो, 10% का मूव हो ऊपर नीचे, अगर ऊपर हुआ तो 30 मैक्स, नीचे गया तो 10 मैक्स, 20 - 10, क्लियर स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ पे लिख देता हूँ सर, अगर एवरेज रिटर्न आपका 20% है, बोला ना कितना ऊपर और कितना नीचे, ऊपर जाएगा 10% ऊपर, 10%, यहाँ पे 10% नीचे, तो 20 में +10 करूंगा तो इट विल बी 30%, और नीचे 20 - 10 करूंगा तो एक्चुअल रिटर्न जो होगा ना, एक्चुअल रिटर्न, तो मैंने क्या बोला एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो एक्चुअल रिटर्न है ना सर वो पक्का 10 से 30 के बीच में रहेगा, जो एक्चुअल रिटर्न है सर वो 10 से 30, समझ में आ रहा है आपको। सिमिलरली बी का इंटरप्रिटेशन बताओ एक बार, बी का इंटरप्रिटेशन बताओ मतलब उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न का, सर ऑन एन एवरेज दिस स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू गिव 15%, मैक्सिमम इट कैन गिव 15 + 8, ऊपर के साइड में 15 + 8 कितना 23%, और नीचे के साइड में मिनिमम कितना देगा 15 - 8, विच इज it is expected to lie between 15 plus minus 8%, is it clear, 15 plus minus 8 मतलब क्या हो गया, 15 plus 8 मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना 15 plus 8 23%, 15 - 8% कितना, मैक्स 23, मीन कितना मैक्स 23, मिनिमम कितना, तो आई होप एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिटर्न और स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब क्या, सिग्मा, कि कितना वोलेटाइल है स्टॉक, कितना अप और कितना डाउन जा, तो आपने क्या किया ये एक पोर्टफोलियो बनाए, जहां पे मैंने ईज करने के लिए समझाने के लिए आपको सिर्फ दो सिक्योरिटी, और पोर्टफोलियो का मतलब बंडल ऑफ, सर यहाँ पे आप और भी स्टॉक ले सकते थे बिल्कुल ले, बट क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप समझ नहीं पाओ दो स्टॉक से अपने एक बार, तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न किसका है, स्टॉक ए का, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना स्टॉक बी का, स्टैंडर्ड डिविएशन स्टॉक ए का, स्टैंडर्ड डिविएशन स्टॉक, अब आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, सर बताइए ना पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है, ये तो आपने स्टॉक का बताया, ये तो आपने स्टॉक का बताया, ये आपने स्टैंडर्ड डिविएशन स्टॉक का बताया, पोर्टफोलियो का बताइए ओवरऑल बेसिस, ओवरऑल बेसिस, अपने बोलते हैं ना एक बच्चे का क्लास में 70 आया, दूसरे का 80 आया, तीसरे का 90 आया, कोई और का 40 आया, तो सर ओवरऑल मार्क्स कितना आया क्लास का, एवरेज मार्क्स कितना, तो वो जो ओवरऑल का बात करें ना क्लास का, दैट इज पोर्टफोलियो, दैट इज व्हाट पोर्टफोलियो, यहाँ पे बोल रहा हूँ सर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, इज इट फाइन, ईआरपी नोटेशन कंफर्टेबल, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन दी, यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टॉक लिख रहा हूँ, तो स्टॉक के लिए आई एम डिनोटिंग एज आई प्लस आई, ऑल आई, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द स्टॉक इज 20%, 15%, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन दी, बट सर आपको ये बताना पड़ेगा यार आपने कितना कितना पैसा लगाया स्टॉक ए और स्टॉक बी, मतलब सर जो स्टॉक ए है ना उसका वेट कितना पोर्टफोलियो में, स्टॉक बी का वेट कितना, सर अगर आपके पास $1 लाख है, $1 लाख है, तो मान लेते हैं
50,000 मैंने ए में लगाया, 50,000 मैंने बी में लगाया, क्या प्रॉब्लम है? सिंपल, अपने क्वेश्चन अभी सिंपल ले रहे हैं। फिर मैं 50-50, मेरा मन होता मैं 70,000 ए में लगाता और बी में 30,000 लगाता। अगर मैं 50-50% लगा रहा हूँ तो वेट कितना होगा? व्हाट विल बी दी वेट? वेट कितना होने वाला है स्टॉक ए और स्टॉक बी का? 50-50, दैट इज 0.5 एंड 0.5, दैट फाइन। अगर 50% आपने ए में लगाया, 50% बी में लगाया। अगर मैं लेता 70,000 स्टॉक ए में लगाया और 30,000 स्टॉक बी में लगाया, तो वेट कैसे निकलता आपका? 70,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, दैट विल बी 0.7। स्टॉक बी में फाइन, 30,000 डिवाइडेड। तो एक बार के लिए अपने मानते हैं, सिंपल अगेन, सर वेट कितना है स्टॉक ए और स्टॉक बी का पोर्टफोलियो में? 30% ए का और 50। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन दी पोर्टफोलियो, पूरा पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन दी पोर्टफोलियो होता है वेटेड एवरेज। क्या होता है सर? वेटेड वेटेड एवरेज निकाल लोगे, 0.5 इंटू 20, 0.5 इंटू 15, समझा? वेट 0.5 इंटू 20, क्योंकि 20 तो पूरा, अगर तुम स्टॉक ए में लगाता, पूरा पैसा स्टॉक ए में लगाता, देन आपको 20 मिलने का एक्सपेक्टेशन रहता। बट आपने कितना लगाया? 0.5, तो 0.5 का एक्सपेक्टेशन है। प्लस अगर पूरा का पूरा पैसा स्टॉक बी में लगाता तो 100% ये मिलने का प्रोबेबिलिटी होता। बट आपने कितना लगाया? वुड हैव पुट एवरेज निकल गया। और अगर यही 0.7 और 0.3 होता तो 20 इंटू 0.7 करते, 15 इंटू 0.3 करते। अपने को कैलकुलेशन करें, 20 इंटू 0.5 प्लस 15, इट इज 17.5%। फाइन। तो 20 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 17 पॉइंट। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, और इसको अपने सिग्मा पी भी लिख, सिग्मा पी भी। यहाँ पे देखो नोटेशन क्या है, और यहाँ पे सिग्मा ऑफ द स्टॉक है, तो मेरे को सिग्मा ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है। सर क्या करें? डिविएशन वेटेड एवरेज कर दे। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो वी हैव कंप्यूटेड वेटेड एवरेज। कैन वी डू सिमिलर फैशन में स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो? चलिए एक बार करके देखते हैं, लेट्स डू इट। वेटेड एवरेज, कि मेरा अब जो क्लास का फोकस रहेगा पूरा का पूरा स्टैंडर्ड डिविएशन पे होने। नेक्स्ट से 25 मिनट्स, हाफ एन आवर, पूरा का पूरा मेरा फोकस विल बी ऑन स्टैंडर्ड, बिकॉज एक्सपेक्टेड रिटर्न का कैलकुलेशन बहुत ईजी है, इट विल बी वेटेड एवरेज। स्टैंडर्ड डिविएशन में कुछ चेंजेस आएगा। एक बार के लिए अपने मान के चलते कि सर एज अ लेमैन लैंग्वेज, एज अ लेमैन, सर मेरे को जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, व्हाट वेटेड एवरेज कैसे होगा? सर 0.5 इंटू 10 विल बी 0.5 इंटू 10 प्लस 0.5 इंटू स्टॉक बी का 8, कितना है एक बार कंप्यूट करिए। 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज ले रहा है तो मैंने क्या किया, 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, दैट विल बी व्हाट 9, विल बी ओके। द स्टैंडर्ड डिविएशन इज द वेटेड एवरेज। भी आप बोल रहे हो ये वेटेड एवरेज है, बट मैंने क्या बोला कि मेरा फोकस अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर किस पे रहने वाला? स्टैंडर्ड डिविएशन। सर इतना इजी तो ये कैलकुलेशन, जब जब नेक्स्ट इतना टाइम डिवोट करोगे तो कुछ चेंजेस देखना, क्या चेंजेस मेरे को आपको बताना है। स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर में वी हैव समथिंग कोरिलेशन। क्या चीज़ है सर? कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब स्टॉक ए और स्टॉक बी है ना, स्टॉक ए और स्टॉक बी के अंदर में रिलेशनशिप कैसे? को को का मतलब क्या होता है? दो चीज के क्या रिलेशनशिप, सर दोनों स्टॉक के बीच में, स्टॉक ए, हाउ इज द रिलेशन, कैसा रिलेशनशिप? सर व्हेन स्टॉक ए इंक्रीजेस, whether B also increases at the same rate. When stock A falls, stock B also falls at the same rate. क्या बोला कि सर जब स्टॉक ए बढ़ता है स्टॉक बी भी बढ़ता है उस टाइम पे, और सेम रेट से। जब स्टॉक बी गिरता है और स्टॉक ए गिरता है तो स्टॉक बी भी गिरता है, क्या उसी रेट से? अगर ऐसा है कि दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहा है और दोनों एक साथ डिक्रीज हो रहा है, उससे बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या? पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब स्टॉक ए इंक्रीज स्टॉक बी ऑल्सो इंक्रीज, स्टॉक ए डिक्रीज स्टॉक बी ऑल्सो डिक्रीज एट द सेम रेट, सेम रेट्स, पॉजिटिव कोरिलेशन।
नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ फिर? नेगेटिव, तो जब स्टॉक ए बढ़ेगा ना, स्टॉक बी विल फॉल, एंड जब स्टॉक ए गिरेगा, स्टॉक बी विल, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव रिलेशन। तो पॉजिटिव का बाई चांस कोई ये मतलब मत सोचना, पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब ये मत सोच कि सर स्टॉक ए बढ़ेगा बी भी। कितना कितना जन के मन में बायस आ जाता है पॉजिटिव से कि प्लस साइड में। पॉजिटिव का मतलब दोनों स्टॉक का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में एक साथ और एक रेट से। सर स्टॉक ए बढ़ेगा बी भी बढ़ेगा, स्टॉक ए विल फॉल बी विल ऑल्सो, पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव का मतलब क्या बोला? जब स्टॉक ए बढ़ेगा बी गिरेगा, जब स्टॉक ए गिरेगा बी क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव, देखना, स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक ए का प्राइस मान लीजिए 10 है, स्टॉक बी का दाम है 20, स्टॉक बी का दाम है 20, स्टॉक ए 10 था, वो नेक्स्ट ईयर 11 हो गया, कितना का चेंज? का चेंज, स्टॉक बी 20 था, नेक्स्ट ईयर हो गया 22, कितना का चेंज? का चेंज। जब स्टॉक ए 1 से चेंज हो रहा, स्टॉक बी कितना से चेंज हो रहा? माइंड इट, हाँ, और पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव एक साथ में, एक साइड में। स्टॉक ए 11 से 12 हो गया, कितना का चेंज? का चेंज, ये हो गया 24, 22 से 24, कितना का चेंज? ये समझ में आ रहा है कि सर जब स्टॉक ए 1 से बढ़ता है, स्टॉक बी कितना से बढ़ता है? 2 से बढ़ता है। 12 से हो गया से 10, 12 से हो गया 10, कितना का चेंज? -2 का चेंज, दैट फाइन, -2। 12 से बोला नेगेटिव नीचे के साइड 10 हो गया, ये हो गया 20, 24 से हो गया 20, कितना का चेंज? -4 का चेंज। यहाँ पे अगर मेरे को चेंज निकालना है तो फाइंड आउट दी चेंज। तो जब स्टॉक ए चेंज होता है तो स्टॉक बी कितना से चेंज होता है? मीन्स आई वांट टू फाइंड आउट चेंज इन दी बी ड्यू टू चेंज इन दी ए। स्टॉक ए चेंज हो रहा है 1 से, स्टॉक बी कितना से चेंज हो रहा है? 2 से, तो 2/1, अब 2, यहाँ पे 2/1 सेम, यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाई -2, हाँ 2। तो देखो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज सेम है, रेट ऑफ चेंज क्या सेम है, उसको अपने क्या बोलेंगे? पॉजिटिव को। तो क्या बोलेंगे अपने? पॉजिटिव, क्योंकि जब स्टॉक ए बढ़ रहा है, स्टॉक बी भी बढ़ रहा है सेम रेट से। जब स्टॉक ए गिर रहा है तो स्टॉक बी भी गिर रहा है सेम। रेट ऑफ चेंज क्या? देयरफॉर इट इज हैविंग व्हाट? पॉजिटिव, सेम रेट से। नेगेटिव क्या होगा? जब स्टॉक ए बढ़ेगा ना, नेगेटिव मतलब जब स्टॉक ए बढ़ेगा, स्टॉक बी क्या? देयरफॉर पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू वी मीन बाय पॉजिटिव कोरिलेशन? इफ स्टॉक ए इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, या स्टॉक बी क्या लिखूं? इज एट द सेम रेट। नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ? इफ स्टॉक ए इंक्रीज होता है या जब डिक्रीज होता है, स्टॉक बी क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब जब स्टॉक ए बढ़ेगा ना, स्टॉक बी क्या होगा? गिरेगा। और जब स्टॉक ए गिरेगा, स्टॉक बी क्या होगा? ऑब्वियसली एट दी सेम। तो पॉजिटिव कोरिलेशन वाज, सर ये बताने का भी क्या जरूरत है? ये बताने का बिल्कुल जरूरत है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इतना इजिली कैलकुलेट, स्टैंडर्ड डिविएशन विल नॉट बी वेटेड एवरेज, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो विल नॉट बी वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज नहीं होगा। तो सर आपने ये क्यों लिखा? ये इजी करने के लिए। मैं एक बार मान लीजिए कि जैसे आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाले वेटेड एवरेज, वैसे ही अपने एज अ लेमैन मान लेते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है। बट स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर में एक और चीज आने वाला है, वो क्या है? कोरिलेशन। वो क्या है? कोरिलेशन, डिनोटेड बाई आर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो के अंदर में एक चीज और आएगा, कोरिलेशन। और कोरिलेशन का मतलब हाउ टू स्टॉक्स या टू एसेट क्लास, स्टॉक या टू एसेट क्लास मूव टुगेदर, मूव, तो दोनों चीज एक साथ में कैसे मूव, दोनों चीज एक साथ कैसे बढ़ता है? दो स्टॉक हो या दो एसेट, कि जब स्टॉक ए बढ़ता है क्या स्टॉक भी बढ़ता है? स्टॉक ए गिरता है,
अपने स्टैंडर्ड डिविएशन में एक और चीज इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज व्हाट, दोनों स्टॉक के बीच में कैसा कोई, दोनों स्टॉक के बीच में, राइट सर, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक द कोरिलेशन फॉर द कैलकुलेशन। सोचिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। जब देयर इज अ बूम, जब बूम होता है, के पास दो स्टॉक है। दो स्टॉक कौन कौन से, मान लो एक फार्मा सेक्टर का स्टॉक है और एक आईटी सेक्टर का। आईटी सेक्टर से अपने ले लेते हैं इन्फोसिस, फार्मा सेक्टर से ले लेते हैं से डॉक्टर रेड्डीज, से डॉक्टर रेड्डी। क्या बोला सर, जब बूम है तो कौन सा स्टॉक या कौन सा सेक्टर ज्यादा परफॉर्म करे, परफॉर्म कौन सा करे, आईटी वाला। आईटी वाला जब बूम है। और जब रिसेशन है, जब रिसेशन है मतलब एनवायरमेंट का हालत खराब, इकोनॉमी का हालत खराब है, उस समय कौन सा एसेट क्लास अच्छा, एसेट क्लास बोलो, कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा या कौन सा अच्छा परफॉर्म, हम विल परफॉर्म बेटर, राइट। एग्जाम्पल सर कोविड, बेस्ट एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म, है ना, कौन सा एसेट क्लास सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, गोल्ड। गोल्ड का रिटर्न उसमें बहुत आई था, प्राइसेस बहुत, रीजन सर सब कोई डर गए थे यार, मार्केट में इतना सेलिंग प्रेशर हो रहा है, मार्केट में सब कोई बेच रहा है, तो क्या हुआ, सब कोई बेचने लग गए कि यार सब कोई बेच रहा है तो चल अपने भी बेचते हैं। और वो पैसा कहाँ पे लगेगा, कोई अच्छा एसेट क्लास में लगेगा, जहाँ पे यू विल गेट सम बेटर रिटर्न, रेदर सम सेफ रिटर्न, या रिटर्न से थोड़ा सा कम भी आए लेकिन मेरा पैसा सेफ तो हो। और वो सबसे ज्यादा सेफ होने का एसेट क्लास कौन था, या तो बैंक एफडी था या गोल्ड था। यार बैंक एफडी भी सेफ है, या अपने कहाँ लगा दे पैसा, गोल्ड, क्योंकि गोल्ड तो बढ़ेगा ही, गोल्ड का तो प्राइस सर बढ़ेगा ही, प्लस गोल्ड इज लेस वॉलेटाइल एज कंपेयर टू स्टॉक्स, गोल्ड इज लेस वॉलेटाइल एज कंपेयर टू व्हाट, स्टॉक्स। सब कोई क्या किया, फ्लाइट टू क्वालिटी देखने लगा, फ्लाइट टू क्वालिटी, फ्लाइट टू क्वालिटी एसेट्स। सब कोई जहाज लेके कहाँ पहुंचा, क्वालिटी एसेट्स पर। बोला जाता है फ्लाइट टू क्वालिटी, सब कोई फ्लाई करके कहाँ चला गया सर, क्वालिटी एसेट्स। सम क्वालिटी एसेट्स कैन बी से एफडी के फॉर्म में, या गोल्ड के फॉर्म में, या ट्रेजरी, ट्रेजरी बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, यूएस के कॉन्टेक्स्ट में क्या, यूएस ट्रेजरी, वहां पे सब कोई क्या करने लगा, पैसा, राइट। तो क्या बोला सर, जब बूम होता है और रिसेशन होता है तो दो टाइप का सेक्टर, दो टाइप का सेक्टर, एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा सेक्टर। बूम के टाइम पे कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया, आईटी। और रिसेशन के टाइम पे, रिसेशन के टाइम पे, सोचो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पैसा आईटी सेक्टर में लगा दिया होता, इन्फोसिस, विप्रो, आईटी सेक्टर, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, तो क्या होता सर, बूम पे बहुत बढ़िया रिटर्न मिलता, क्योंकि तुम तेरा पूरा पैसा $1,00,000, हाँ, $1,00,000 तुम तीनों एसेट में लगा दिया, तीनों एसेट में लगा, तीनों सॉरी तीनों स्टॉक में लगा दिया। ठीक है, एसेट अलग होता है, स्टॉक अलग होता है। एसेट क्लास कैन बी इक्विटी, बॉन्ड, देन यू हैव गोल्ड, कमोडिटी एंड ऑल। और स्टॉक मतलब क्या हो गया, इन्फोसिस, विप्रो। क्या बोला सर, 1,00,000 पूरा का पूरा इन्फोसिस में क्या तो अपने लगा दिए, या इन्फोसिस, टीसीएस या विप्रो में लगा दिए, तो क्या होगा सर, बूम के टाइम पे बहुत अच्छा, बूम के टाइम पे अगर सिर्फ इन्फोसिस में लगा दिया तो भी बहुत बढ़िया, या ये तीनों क्लास, तीनों एसेट्स में लगा, तीनों स्टॉक्स में लगाया तो बहुत। बट जब रिसेशनरी इन्वायरमेंट आया, क्या पूरा का पूरा आईटी सेक्टर डूबा, पूरा का पूरा आईटी सेक्टर डूब जाएगा। वेयर एस फार्मा आपको बेटर रिटर्न देता, कब, रिसेशन। उल्टा बात करें कि सर अगर अपने पूरा का पूरा पैसा फार्मा स्टॉक्स में लगा देते तो, पूरा का पूरा पैसा अपने फार्मा स्टॉक्स पे लगा देते तो, सारा का सारा, या मान लो एक ही स्टॉक में लगा देते, डॉक्टर रेड्डीज में लगा देते, तो बूम के टाइम पे बेटर रिटर्न नहीं आता। वेयर एज रिसेशनरी टाइम पे बचा लेता, रिसेशनरी टाइम पे क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो एक्सट्रीम सिनेरियोज हो रहा है सर, एक सेक्टर एक टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा सेक्टर दूसरे टाइम पे अच्छा परफॉर्म, एक सेक्टर सर बूम पे अच्छा कर रहा है, दूसरा सेक्टर रिसेशन पे अच्छा कर रहा है। तो सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि यार एक टाइम पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, दूसरे टाइम पे हो सकता है आपका पूरा का पूरा पैसा लूज कर जाओगे, या पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा, मतलब देयर विल बी अ मैक्सिमम लॉस। तो सर क्या करें इसका, व्हाट इज द एंड गोल, कैसे इस चीज को ठीक करें कि यार अपने पूरा का पूरा पैसा, क्या तो सर इन्फोसिस, या पूरा का पूरा पैसा अपना सिर्फ डॉक्टर रेड्डीज में, तो बेटर रहेगा आप क्या करिए, एक पोर्टफोलियो, क्या करिए, एक पोर्टफोलियो बनाइए, जहां पे आपका जो टोटल 1,00,000 था उसमें से 50,000 मान लो आप इन्फोसिस में लगाओ, 50,000 कहाँ लगाओ, डॉक्टर रेड्डी, बेटर रहेगा। यार आप पहले पूरा 1,00,000 क्या तो इन्फोसिस में लगा रहे थे, या पूरा का पूरा 1,00,000 डॉक्टर रेड्डी में लगा रहे थे, इग्नोर दैट टीसीएस विप्रो वाला, एक बार इग्नोर कर दे, यार एक एक स्टॉक में लगा, एक एक स्टॉक में पूरा का पूरा क्या तो इन्फोसिस, या पूरा का पूरा कहाँ, डॉक्टर रेड्डी।
तो प्रॉब्लम क्या होगा कि सर जब इन्वायरमेंट अच्छा होगा ना, जब इकोनॉमी अच्छा होगा उस समय मेरे को इन्फोसिस सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, लेकिन जब इन्वायरमेंट खराब हुआ तो इन्फोसिस पूरा डुबा देगा, रिसेशनरी इन्वायरमेंट। अगर आपने डॉक्टर रेड्डी में लगा दिए पूरा का पूरा पैसा तो रिसेशनरी इन्वायरमेंट में डॉक्टर रेड्डी बचा लेगा, बट हाँ के टाइम पे राइट मतलब रिटर्न कम हो जाएगा अल्टीमेटली। पर क्या करें, तो एक काम करिए, पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज बनाइए, यहाँ पे यू आर पुटिंग से 50,000 इन इन्फोसिस, 50,000 इन से डॉक्टर रेड्डी। तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि जब बूम होगा, जब बूम होगा बढ़ेगा, गिरेगा, प्रोसेस बढ़ेगा, डॉक्टर रेड्डी गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक स्टॉक ऊपर गया, दूसरा स्टॉक नीचे आया, एवरेज तो संभाल लेगा, एवरेज तो संभाल लेगा। सोचो ना, सर एक स्टॉक ऊपर जाएगा, एक स्टॉक नीचे जाएगा, ठीक है, मेरे को हाईएस्ट रिटर्न नहीं मिलेगा इन्फोसिस से, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर रेड्डी से नेगेटिव रिटर्न है मेरा, डॉक्टर रेड्डी से नेगेटिव रिटर्न या कम रिटर्न है, तो बट मेरा एवरेज तो ठीक रहेगा सर। कोई जब रिसेशनरी इन्वायरमेंट आया, डॉक्टर रेड्डी का रिटर्न ज्यादा होगा, वेयर एज इन्फोसिस का रिटर्न कम हो जाएगा, या हो सकता है नेगेटिव भी हो, बट सर हाँ ठीक, ऑन एन एवरेज ठीक रहेगा, ऑन एन एवरेज। तो पोर्टफोलियो बनाने से फायदा क्या होगा कि आप एक्सट्रीम सिनेरियोज में नहीं जाओगे, एक्सट्रीम रिस्क में नहीं जाओगे, आप अल्टीमेटली सर एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो रिटर्न अपने कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हो सकता है बहुत ज्यादा नहीं हो, बट हाँ सर मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न वेटेड एवरेज संभाल लेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन का बात करें, स्टैंडर्ड डिविएशन पे, सर स्टैंडर्ड डिविएशन का, स्टैंडर्ड डिविएशन जो वोलेटिलिटी है ना, और वही पे तो उसी पे तो अपना मेन फोकस, सर एक्सट्रीम नहीं जाए, कुछ भी सर एक्सट्रीम नहीं हो सिनेरियो। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बोला, सर हो सकता है स्टैंडर्ड डिविएशन कम, हो सकता है, क्यों बोला मैंने वर्ड, क्योंकि सर डिपेंड करता है को रिलेशन के ऊपर, दोनों स्टॉक का को रिलेशन कैसा, दोनों स्टॉक का को रिलेशन आपस में कैसा बातचीत करता है, आपस में लोग दोनों का रिलेशनशिप। मतलब सर मान लीजिए अगर आपने पैसा लगा दिया होता, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लीजिए आपने पैसा लगा दिया होता इन्फोसिस एंड टीसीएस के अंदर, इस बार डॉक्टर रेड्डी को सेट किया मैंने, ठीक है, इसमें लगाया इन्फोसिस और टीसीएस के अंदर, दोनों आईटी सेक्टर से बिल्कुल है, दोनों आईटी सेक्टर से बिल्कुल है, तो दोनों के बीच में, इन्फोसिस और टीसीएस के बीच में कॉमन सेंस लगाना, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन, दोनों एक ही सेक्टर से बिलोंग करता है, विच इज आईटी सेक्टर, ऑब्वियसली सर पॉजिटिव कोरिलेशन, ऑब्वियसली पॉजिटिव कोरिलेशन। सर जब आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा ना, तो इन्फोसिस और टीसीएस भी अच्छा परफॉर्म करेगा, जनरली बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लोग के अंदर में भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आ सकता है, जिसके वजह से हो सकता है वन ऑफ द स्टॉक मे नॉट परफॉर्म बेटर, बट इग्नोरिंग ऑल द अदर न्यूज, एक बार सिंप्लिसिटी मानते हैं कि सर जब आईटी सेक्टर ओवरऑल अच्छा करेगा तो इन्फोसिस भी अच्छा करेगा और टीसीएस भी अच्छा करेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन जब आईटी सेक्टर खराब किया ना, इन्फोसिस भी गया और का पूरा पूरा पोर्टफोलियो गया। अरे तुम सिर्फ अच्छा की तरफ मत देखो यार, क्योंकि अगर मन में हो रहा है कि सर देखिए ना दोनों अच्छा ही तो रिटर्न देगा, पापा पोर्टफोलियो सिक्योरिटी सब अपने अच्छा टाइम के लिए नहीं बनाते हैं, खराब टाइम के लिए बनाते हैं, खराब टाइम के लिए, क्योंकि अच्छा टाइम पे तो बोलते हैं ना सबको ही रिटर्न देगा, मतलब एवरी सेक्टर विल गिव यू बेस्ट रिटर्न, बट व्हाट इफ सर, इफ देयर इज अ मार्केट टर्मोइल, इफ देयर इज अ मार्केट टर्मोइल, सर जब खराब सिचुएशन आएगा ना, खराब टाइम आएगा, तब असली पोर्टफोलियो का टेस्ट होगा, तब असली पोर्टफोलियो का टेस्ट होगा। सर ओवरऑल पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज आपको कैसा रिटर्न, समझ में आ रहा है आपको कि सर इफ आई एम टेकिंग टू स्टॉक्स विच आर ऑफ सिमिलर इन नेचर, मतलब सिमिलर इन द सेंस ऑफ सेम सेक्टर, उसके बीच में कोरिलेशन क्या होगा, पॉजिटिव, कोरिलेशन क्या होगा, पॉजिटिव, इनफैक्ट पॉजिटिव की जगह हाई कोरिलेशन, पॉजिटिव के साथ हाई कोरिलेशन, इन्फोसिस बढ़ेगा, टीसीएस विल आल्सो राइज, इन्फोसिस विल फॉल, टीसीएस विल आल्सो, बट ये अपने पोर्टफोलियो में कर नहीं सकते, क्योंकि जब अच्छा टाइम आएगा तो दोनों बढ़ा और खराब टाइम आया तो दोनों गिरा। तो यार अपना तो हाथ खराब हो जाएगा, फिर क्या करें, एक काम करिए ना, कोशिश रखिए डॉक्टर रेड्डी, फिर उससे फायदा क्या होगा, जब इन्फोसिस रेडी गिरेगा, एन एवरेज का पोर्टफोलियो ठीक ठाक रिटर्न देगा, और जब खराब सिचुएशन रहेगा डॉक्टर रेडी बढ़ेगा रहेगा, तभी देखो ना रिटर्न ठीक ठीक ठाक ही रहने वाला है। तब सर खराब टाइम पे जो सेफर एसेट्स है या जो सेफर स्टॉक्स है वो आपको ज्यादा रिटर्न देगा, और जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक है उससे कम रिटर्न आएगा, बट हाँ ओवरऑल रिटर्न आपका इम्पैक्ट, या जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो वोलेटिलिटी है ना आपका स्टॉक का, वो बहुत ज्यादा चेंज, the standard deviation of the portfolio or volatility of the portfolio will be less. Standard deviation of the portfolio or volatility of your portfolio will be less if two stocks are different in nature. मतलब वो लोग के बीच में कोरिलेशन क्या हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी बात हुआ था अगर आपको याद है, इन्फोसिस अगर बढ़ रहा है, इन्फोसिस स्टॉक को मानो, इन्फोसिस रेडी क्या गिर रहा है,
जब इन्फोसिस गिर रहा है, डॉक्टर रेड्डी क्या बढ़, इसका मतलब सर अगर नेगेटिव कोरिलेशन हो तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों? अपना वेटेड एवरेज क्या अपना वेटेड एवरेज क्या संभालेगा, अपने प्रेफर करेंगे नेगेटिव कोरिलेशन, प्रेफर करेंगे सर दोनों स्टॉक के बीच में कोरिलेशन क्या हो, नहीं। बट रियल लाइफ में, ये तो थियोरेटिकल बात कर रहा हूँ, बट रियल लाइफ में कोई जरूरी नहीं है कि सर जब इन्फोसिस बढ़ेगा उस समय डीआरएल डॉक्टर रेड्डीज गिरेगा, या जब इन्फोसिस गिरेगा उस समय डॉक्टर रेड्डी बढ़ेगा। ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। प्लस सर दोनों स्टॉक के बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन मिलना भी डिफिकल्ट है। सर जिस टाइम पे इन्फोसिस बढ़ रहा है उसी टाइम पे डॉक्टर रेड्डी गिर रहा है, या जिस टाइम पे इन्फोसिस गिर रहा है उस समय, तो वो जो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। सर अगर नेगेटिव हो तो बढ़िया, नेगेटिव हो तो बढ़िया। ये समझ में आ रहा है? उससे क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन आपका, वोलेटिलिटी क्या हो जाएगा पोर्टफोलियो का। थोड़ा सा और कोरिलेशन पे फोकस किया मैंने यहाँ। जो कोरिलेशन होता है ना, कोरिलेशन विच इज आर का वैल्यू होता है -1 टू प्लस, क्या बोला, -1 से +1 के बीच में। सर -1 का मतलब इट विल बी परफेक्ट, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और +1 इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट, समझ में आ रहा है? कि सर 1 मतलब मैक्सिमम, 1 मतलब मैक्सिमम, -1 मतलब क्या, फाइन। तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एंड परफेक्ट +1 का मतलब जब इन्फोसिस बढ़ेगा उसी रेट से टीसीएस भी बढ़ेगा, इन्फोसिस गिरेगा और टीसीएस +1 से। और नेगेटिव मतलब जब इन्फोसिस बढ़ेगा डीआरएल गिरेगा, परफेक्टली नहीं, जब इन्फोसिस गिरेगा डीआरएल। तो अपने चाहेंगे -1, वी विल प्रे कि यार अपना पोर्टफोलियो में से जो भी सिक्योरिटीज है ना उसका कोरिलेशन नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, दोनों चीज के बीच में कोरिलेशन क्या हो, नेगेटिव से नेगेटिव, क्योंकि उतना रिस्क क्या होगा, उतना रिस्क क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो नंबर्स के थ्रू देखते हैं कि सर रिस्क कैसे कम हो रहा है। तो आप बात कर रहे हो इतना कि नेगेटिव कोरिलेशन से रिस्क कम हो रहा है, वो कैसे कम हो रहा है देखिएगा। अब देखना स्टैंडर्ड डिविएशन का मेन तो समझ में, फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला। सर अभी तो आपने लिखा था वेटेड एवरेज, ये क्या लिखा मैंने, व्हाट इज दिस। सर ये आपने लिखा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, नहीं ऊपर में क्या लगाया स्क्वायर, इसका मतलब दिस इज वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो, क्या वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो, क्या वेरिएंस ऑफ द, वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो अगर ये है तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, व्हाट विल बी स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी स्क्वायर रूट ऑफ वे, स्क्वायर रूट ऑफ, इट फाइन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। नीचे लिख देता, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ये लिख दिया, लेट मी राइट द स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू, ठीक से देखना फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, वेट ऑफ ए का होल स्क्वायर, क्या बोला, वेट ऑफ ए का होल स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ ए, इज इट फाइन, क्योंकि क्या किया मैंने, स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है सर, वेट स्क्वायर ऑफ ए एंड वेरिएंस ऑफ ए प्लस, प्लस वेट स्क्वायर ऑफ बी इनटू वेरिएंस ऑफ बी, इज इट फाइन। क्या किया मैंने, वेट स्क्वायर ऑफ स्टॉक ए इनटू वेरिएंस ऑफ ए, वेट स्क्वायर ऑफ बी इनटू वेरिएंस ऑफ बी, प्लस 2 इनटू वेट ऑफ ए इनटू वेट ऑफ बी इनटू एसडी ऑफ ए इनटू एसडी ऑफ 2, कोरिलेशन टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम 50 बार होगा क्लास के, उनको ऐसे ही ये याद हो जाएगा। कोई को लग रहा होगा अरे बाप रे बाप इतना हेवी, बिल्कुल भी हेवी नहीं, वेरी इजी, और कैलकुलेटर पे बहुत इजी हो। बट एक बार डाइजेस्ट करने के लिए आई नो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अभी तुम 4-5 सम्स करेगा मेरे साथ में जब दिमाग, ठीक है। तो स्टैंड यहाँ पे वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो इज वेट स्क्वायर वेरिएंस, फाइन, वेट स्क्वायर वेरिएंस, वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी इंटू व्हाट, इंटू व्हाट, का मतलब कि सर जो स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो है ना, सिर्फ उसके वेट
या सिर्फ उसके स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस पे डिपेंड नहीं करता है के वो रिलेशन के ऊपर। ये चीज तू मानेगा। यहाँ सर जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो पक्का को रिलेशन के ऊपर में भी डिपेंड करेगा। क्यों? को रिलेशन क्या होता है सर? दोनों स्टॉक के बीच में, दोनों स्टॉक के बीच में, दोनों के बीच में कैसा, क्या पॉजिटिव है या क्या पॉजिटिव है या। अपने आर क्या बोले थे? +1 से -1 के, +1 से -1। सोचो एक बार, अगर ये -1 होता है आर, एक्सट्रीम सिनेरियो लिया मैंने, -1 हो, तो ये जो -1 से अगर मल्टीप्लाई होगा आर, तो दिस प्लस विल बिकम व्हाट? माइनस। बाकी चीज सारा प्लस है, तो आर अगर -1 है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा अंदर वाला चीज। ये माइनस होगा तो ओवरऑल ये जो निकलेगा वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी लेस एज कंपेयर टू अगर ये +1 होता। तो अगर आर पॉजिटिव होता तो सारा चीज प्लस हो जाता, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो ज्यादा आता। बट अगर माइनस है तो ये जो थर्ड वाला टर्म है ये माइनस हो जाएगा, और उसके वजह से जो वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो वो क्या हो जाएगा? तो माइनस होने से क्या स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कम हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। देयरफॉर सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू, जो स्क्वायर है उसको उधर रूट ले लूं, आई एम जस्ट टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑफ देयर, मैं स्क्वायर रूट कर, ये जो स्क्वायर था उसको राइट साइड में भेज दिया। तो इट इज वेट ऑफ ए का होल स्क्वायर टू सिग्मा ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी टू वेरिएंस ऑफ बी प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए टू वेट ऑफ बी टू सिग्मा ए सिग्मा बी टू टू। इज इट फाइन? देखिए केस 1, इफ आर इज इक्वल टू +1, आर इज इक्वल टू +1, एक्सट्रीम सिनेरियो लिया जहां पे मैंने क्या बोला? आर क्या है? 1 है, पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, तो अपने बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और ये सब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहाँ पे किया हुआ है? याद आ रहा है क्यूएम के अंदर में, रीडिंग नंबर 3 स्टैटिस्टिकल मेजर का लास्ट वाला एलओएस। हाँ सर याद आ रहा है, कोरिलेशन वहां पे डिस्कस। आर इज इक्वल टू 1 वहां पे अलग अलग लेते थे, आर इज इक्वल टू 1 माइनस, चार्ट्स के थ्रू भी बताता था परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, वीक पॉजिटिव कोरिलेशन एंड ऑल। इफ आर इज इक्वल टू 1 इज अ परफेक्ट पॉजिटिव, देयरफॉर सिग्मा पी, ठीक है, सिग्मा पी, एक सेकंड रखना, सिग्मा पी इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करें एक बार, वेट ऑफ ए कितना था? वेट ऑफ ए वाज 0.5 का होल स्क्वायर इनटू सिग्मा ए, सिग्मा ए कितना था? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए 10 था और बी का 8 था। आई हैव टू टेक व्हाट? 10 का होल स्क्वायर, सिग्मा ए मतलब 10 का होल स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी मतलब 0.5 का होल स्क्वायर, बी का कितना था? 8 था, 8 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, परसेंटेज में लेना है डेसिमल में लेना है? अगर कोई को कंफ्यूजन आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ परसेंटेज में, यहाँ पे देखो सब कुछ परसेंटेज, कोई कोई के मन में आता है ना सर, कोई को परसेंटेज में लेना है, कोई को डेसिमल में लेना है, तो आज आप क्लियर कर लो, वेट्स जो होगा वो आप डेसिमल में लीजिए, बाकी जो नंबर्स होगा वो एब्सोल्यूट टर्म्स में। ठीक है, तो 10% का मतलब तुम ये मत करना 0.10, जरूरत नहीं है, बिकॉज बाद में आपको जाके वापस से 100 से मल्टीप्लाई। तो ये जो है रिटर्न या जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, यू टेक इन एब्सोल्यूट टर्म्स, एंड वेट को हमेशा डेसिमल में, प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए कितना? 0.5 इंटू वेट ऑफ बी कितना है? 0.5 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए कितना है? 10, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी कितना है? 8 इंटू आर, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया, केस 1 चल रहा अपना, ले लीजिए, ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिए एक बार। सर कैसे सॉल्व करें? थोड़ा देखो, सबसे पहले आप क्लियर करो आपके कैलकुलेटर के अंदर में जो सेटिंग है वो एओएस मोड पे है ना सर? कैसे चेक करें? सेकंड फॉर्मेट, सेकंड बटन, उसके बाद देखो एकदम नीचे डेसिमल है, फॉर्मेट, तो आपको डीईसी डेसिमल दिख रहा होगा, एरो अप, इंटर के बगल में एरो अप है, वहां पे देखो एओएस मोड लिखा होना है, एओएस मोड लिखा होना है।
अगर नहीं है, बाई चांस कोई का CHN मोड है, बाई चांस कोई का अगर CHN मोड है तो आपको प्रेस करना है सेकंड इंटर बटन, सेकंड इंटर बटन। ये वजह से प्लीज को कुछ नहीं करना, TC प्रेस करके बाहर बाहर आ जाओ, TC लास्ट वाला बटन प्रेस कर, इसका CHN है उसको सिर्फ सेकंड इंटर बटन प्रेस कर AOS मोड पे हो जाएगा, बाहर आ जाओ। ठीक है, तो आई होप सबका AOS मोड पे तो अपने क्या करेंगे, एक साथ में सारा कैलकुलेशन करें, देखना कैसे होगा। अपने को करना है 0.5 एक्स स्क्वायर, दिख रहा है आपको ऊपर में एक्स स्क्वायर इंटू 10 एक्स स्क्वायर, फिर इक्वल टू तो ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये 25 आ रहा होगा, 25 आ रहा है, उसको STO1 में सेव कर दो प्लीज, STO1 में, STO1 कर दिए। प्लस ये सेकंड वाला करें साथ में, 0.5 एक्स स्क्वायर 0.25 इंटू 8 एक्स स्क्वायर, फिर इक्वल टू, ये आ रहा है 16, हाँ आ रहा है। इसको क्या करो, STO2 में सेव कर दो, STO2 में सेव कर दो, प्लस अब ये एक साथ में कैलकुलेशन कर लें, 2 इंटू 0.5 इंटू 10 टू 8 इंटू 1 करके फायदा नहीं है, दिस इज 40। क्या इसका स्क्वायर रूट कर लें, हाँ सर कर लीजिए, STO3 में सेव कर देना, 40 को STO3 में सेव कर दो, STO3 में 40 को STO3 में सेव कर दो, देन यू हैव टू डू RCL1 प्लस RCL2 प्लस RCL, इट इज कमिंग 81, 81 आ रहा है, उसका स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट का बटन दिख रहा होगा आपको, स्क्वायर रूट का कमिंग 9, कमिंग व्हाट, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो कितना आया, 9% इफ R इज इक्वल टू 1। ये 9% कहीं निकाले थे अपने क्या, चेक करो, 9% कहीं निकाले थे क्या स्टैंडर्ड डिविएशन, सर कहीं तो निकाले सर, ये 9% जब अपने निकाल लिए इतना इजी तरीके से, अब क्यों इतना बड़ा फॉर्मूला बताएं, क्योंकि मन में आया होगा कि सर जब 9% वेटेड एवरेज से निकल सकता था तो वाई वी रिक्वायर दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला विल बी रिक्वायर्ड इफ R इज नॉट इक्वल टू 1। अगर R सर 1 +1 या -1 के बराबर नहीं है ना, तब ये फॉर्मूला अपने को चाहिए, देन दिस फॉर्मूला विल बी, क्या बोला सर, R अगर +1 या -1 नहीं है ना, तो ये अपने को फॉर्मूला, और ज्यादातर सिनेरियोज में +1 या -1 ये लोग देता नहीं, अगर दे दिया, बाई चांस अगर दे दिया तो तुम सीधा वेटेड एवरेज लगा सकते, डायरेक्टली वेटेड एवरेज लगा, कैसे देखो। अब मैं ये फॉर्मूला को थोड़ा सा और अंदर मतलब ग्रैनुलर लेवल पे जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला हो कैसे रहा, कैसे बिल्डअप हुआ ये फॉर्म, वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेटेड एवरेज, एक सेकंड रुक जाए, क्वेश्चन बताने के पहले एक काम करता हूँ, मैं डिराइव ही करता हूँ, एक्सप्लेनेशन याद करने का ट्राई करें, वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू व्हाट, वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी इंटू, फाइन, दिस इज ए स्क्वायर, जो पूरा टर्म है ना, ये ए स्क्वायर है, ये पूरा टर्म है बी स्क्वायर, यहां से यहां तक 2ab, यहाँ से मतलब 2 ऑफ वेट ऑफ ए सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी, या 2ab इंटू आर, 2r ये वाला, ये क्या चीज का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या चीज का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, याद आ रहा है, जिसका मैथ्स था ठीक है, जिसको नहीं आ रहा याद आ रहा है इट्स ओके, सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस क्या फॉर्मूला होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सर इतना मुश्किल से तो मैथ्स छोड़ के आए हैं क्लास 9 10 के अंदर में, यहाँ पे मैथ्स चाहिएगा, बिल्कुल भी नहीं चाहिएगा यार, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ तो सो दैट आपका फॉर्मूला एकदम दिमाग में सेट हो, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये क्या हो गया 2ab इंटू आर, जब आर 1 है, ये आर इस मतलब केस 1 के अंदर में तो 1 है, इफ आर इज इक्वल टू 1 तो ये 2ab इंटू 1 मतलब क्या 2ab, हाँ 2ab परफेक्ट, क्या बोला, सिग्मा स्क्वायर इंटू पी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सर सिग्मा स्क्वायर पी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, देयरफॉर सिग्मा पी इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर स्क्वायर हटा दे सर, हटा दीजिए,
प्लस बी। अरे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिग्मा पी इज इक्वल टू वॉट, सिग्मा पी इज इक्वल टू वॉट, ए क्या हो गया, व्हाट इज ए ईयर, ए स्क्वायर आपने लिया था, वेट स्क्वायर ए इंटू सिग्मा स्क्वायर है, तो ए क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ए इंटू सिग्मा ए, वेट ऑफ ए इंटू सिग्मा ए। नहीं समझ में आया सर, देखिए मैंने बोला यू हैव टेकन वेट ऑफ ए का होल स्क्वायर टू सिग्मा ए का होल स्क्वायर एज ए स्क्वायर, तो ए क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ए इंटू सिग्मा ए, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दिया, क्लियर है, क्लियर है। बी क्या होगा, बी वेट ऑफ ए इंटू सिग्मा बी, वेट ऑफ ए इंटू, therefore sigma p is equal to what, weight of a into sigma a plus weight of b into, देख लो जो मैंने लिखा, is actually what, weight of a to sigma a, weight of b, this is actually what, weighted average only, this is actually what, weighted average only, ये तो चीज बन गया। इस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो अगर r इज इक्वल टू 1 है, क्या बोला, r इज इक्वल टू अगर +1 है, +1, तो सिग्मा p क्या हो जाता है, वेटेड एवरेज हो जाता है, वेटेड एवरेज। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू इफ r इज इक्वल टू, दिस इज ट्रू इफ r इज इक्वल टू +1। इसका मतलब अगर सम्स में आपको बोल दिया कि सर दोनों के बीच में ना, दोनों स्टॉक के बीच में कोरिलेशन 1 है, कोरिलेशन 1 है, आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मूला करके कैलकुलेशन का जरूरत पड़ेगा, और यू कैन डायरेक्टली डू वाया दिस वेटेड एवरेज, डायरेक्टली वेटेड एवरेज लगा लेंगे। ये समझ में आ रहा है कि सर अगर आर आपको क्वेश्चन में दे देता है कि कोरिलेशन क्या, परफेक्ट पॉजिटिव या r इज इक्वल टू अगर 1 है, आपको ये फॉर्मूला का, वैसे आपको करना चाहे तो आप कर लो, लेकिन आंसर सेम आने वाला है, शॉर्टकट लगा के आप कर सकते हो, मतलब वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू सेम तरीका से आएगा। देख लो ये 9 आया हुआ है, एक बार यहाँ पे वापस से मैं रीडू कर दे रहा हूँ, वेट ऑफ ए 0.5 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए 10 है, प्लस वेट ऑफ, ये तो बी लिखना चाहिए, वेट ऑफ बी इंटू 0.5 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी, कितना आएगा 5 + 4 9, ये मारा है ना, ये मारा है, हाँ सर। क्या बोला सर, अगर r इज इक्वल टू 1 है तो इट्स अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो अपने, या तो ये फॉर्मूला से कोई को लगाना है तो लगा सकता है, या अपने डायरेक्टली शॉर्टकट से कर सकते हैं, जहां पे वी विल टेक व्हाट, वेटेड एवरेज, यहाँ पे वी विल टेक व्हाट, वेटेड। केस 2, केस 2, इफ r इज इक्वल टू -1, क्या बोला, r क्या है सर, -1 है, देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू, वापस से फॉर्मूला, थर्ड टाइम हो रहा फॉर्मूला का रिवीजन, याद करने का ट्राई करिए आप, वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू सिग्मा ए टू सिग्मा बी, व्हाट टू व्हाट, करें, वेट ऑफ ए कितना था 0.5 का होल स्क्वायर, सिग्मा ए कितना था 10 का होल स्क्वायर, वेट ऑफ बी इज 0.5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 1, इस बार r -1 है, ठीक है, दिस टाइम r इज -1, कितना आ रहा है, देखो आपने ऑलरेडी ना ये सब कैलकुलेशन किए हुए थे, इफ यू रिमेंबर, 0.5 का होल स्क्वायर इंटू 10, जो RCL1 वगैरह में करवाया आपने, RCL1, तो RCL1 आ रहा है 25, दिस इज एक्चुअली 25, प्लस RCL2 चेक करो 16, हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, RCL3 कितना आया हुआ अपना 40 आया हुआ, ठीक है 40 आया हुआ, तो यहाँ भी 40 होगा, बट इस बार +40 या -40, -40, बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग बाई दिस नंबर, दिस 40 बाई -1, इस बार तो -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस करो एक बार, 25 + 16 -40 का स्क्वायर रूट, बाप रे बाप बहुत कम आ रहा है, 1% आ रहा है, 1% आ रहा है, राइट, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो कितना आ रहा है, जब +1 था, जब +1 था तो कितना आ रहा था 9%, स्टैंडर्ड डिविएशन वोलेटिलिटी ज्यादा आ रहा है, रिस्क ज्यादा आ रहा है 9%, वेयर एज जब -1 लिया ना एक्सट्रीम, तो आपका जो रिस्क है, आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन, आपका जो वोलेटिलिटी है वो कितना हो गया 1 हो गया, मतलब 9 से कितना हो गया
1 हो गया, बढ़िया या खराब? बहुत बढ़िया। वोलेटिलिटी कम हो गया ना, स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो गया, रिस्क कम हो गया आपके लिए। तो क्या हो गया? जब क्या लिया, आर इज इक्वल टू, सर इसका भी कोई शॉर्टकट है क्या? वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा दो। जब आर -1 है तो भी आप वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे? वेट ऑफ ए टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए, इस बार माइनस कर दूं, वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। सोचो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी। ये पहले अपने क्या ले रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी ना, क्योंकि आर 1 था, आर प्लस 1 था। इस बार यहाँ पे 2 ए बी में आर क्या है, -1, इसलिए मैंने माइनस लगा। दिस इज एक्चुअली व्हाट, ए माइनस बी का। therefore सिग्मा पी इज इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी। देखो वही तो लिखा है, ये तो लिखा है। बार बार ये फॉर्मूला का थोड़ी मैं जिक्र करते रहूंगा, अदरवाइज ये तो मैथ्स का क्लास हो जाएगा। एक बार बता दिया तो आपको प्लीज ये टेकअप करना पड़ेगा कि यार अगर सर -1 है तो इसका मतलब क्या, इज इट फाइन सर? वेट ऑफ ए इंटू सिग्मा ए कितना है, 0.5 इंटू 10 माइनस 0.5 इंटू कितना होगा, 5 माइनस, मैच हो रहा है? क्या बोला? सर अगर +1 है या -1 है, +1 है या -1 है को रिलेशन, तो अपने ये वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं, वेटेड एवरेज से भी कर। अब सर ये फॉर्मूला चाहिए क्यों, ये फॉर्मूला चाहिए क्यों, देखना, ये फॉर्मूला क्यों चाहिए? केस 3, क्योंकि रियल लाइफ में देखो +1 और -1 होना बहुत मुश्किल है। रियल लाइफ के अंदर में सर कोरिलेशन दोनों स्टॉक्स का +1 और -1 होना क्यों मुश्किल है? कि सर जब स्टॉक इन्फोसिस बढ़ेगा तब से डीआरएल भी बढ़ रहा है, जब इन्फोसिस गिर रहा है डीआरएल भी गिर रहा है। ये क्या हो गया, परफेक्ट पॉजिटिव होगा थोड़ी रियल लाइफ के अंदर, दोनों एक साथ में थोड़ी मूव करेगा। तो नेगेटिव, जैसे जब इन्फोसिस बढ़ा डीआरएल गिरा उसी टाइम पे एट सेम रेट, और जब इन्फोसिस गिरा उसी समय डीआरएल बढ़ा। ऐसा थोड़ी होगा रियल लाइफ के अंदर, मतलब obviously मूवमेंट विल बी देयर बट नॉट 1 to 1, नॉट 1 to 1, राइट? तो रियल लाइफ में क्या होगा, केस 3, आर इज इक्वल टू से 0.7, आर इज इक्वल टू कोरिलेशन कितना बोला, 0.7 बोला। आर इज इक्वल टू, सम्स करें एक बार वापस से, सिग्मा पी इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा के, मतलब डायरेक्टली सम्स कर रहा हूँ यहाँ। तो 0.5 का होल स्क्वायर इंटू 10 का होल स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी का होल स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी विच इज 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी टू 10 टू 8 इंटू आर क्या है इस बार, आर क्या, चलो सॉल्व करो। तो देखो ये भी अपने पास किया हुआ, ये 25 है, आपको याद होगा ये कितना आया हुआ था, RCL2 करें तो सेव है 16, प्लस इस बार RCL3 चेंज हो जाएगा बिकॉज इस बार आपको 0.7 से मल्टीप्लाई करना है, इस बार आपको 0.7 से मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिए। 2 इंटू 0.5 टू 0.5 टू 10 टू 8 28, 8 प्लस 16 प्लस 69 आ रहा है उसका, विच इज 8.306, तो 8.31% ले लूँ मैं अप्रोक्सीमेट, 8.3। जब R1 आ रहा था उस समय स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था, 9। अब जब R 0.7 हुआ कितना हो गया, 8.3। मतलब को रिलेशन जब गिर रहा है, क्या बोला सर, को रिलेशन 1 से जब 0.7 हुआ तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो गया। एक और केस ले, लास्ट केस 4। जितना बार तुम प्रैक्टिस करेगा इस सम्स को कोई बुराई नहीं है, बिकॉज ये सम्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सम्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा, मतलब आर इज इक्वल टू नेगेटिव 0. नेगेटिव 0.3, therefore standard deviation of the portfolio 0.5 का होल स्क्वायर, वेट ऑफ ए का होल स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ ए 10 का होल स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी का होल स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी इंटू पर क्या, नेगेटिव।
तुम देखो जब तुम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा है कोई चीज को नेगेटिव से, तो ऑब्वियसली यार अंदर वाला नंबर तो कम हो जाएगा ना। अंदर वाला नंबर कम मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ विल व्हाट। करो, ये 25 है, ये 16 है, इस बार ये नेगेटिव है। कैलकुलेट करिए प्लीज। 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10 इंटू 8 इंटू, इट इज कमिंग नेगेटिव 12। कितना? नेगेटिव 12। आपको करना है 25 प्लस 16 माइनस व्हाट 12 का स्क्वायर रूट। इट्स कमिंग 5.385। तो कैन आई राइट 5.39%? लिख लीजिए 5 समरी। नेक्स्ट पेज में कर समरी। सर अल्टीमेटली बताना क्या था यहाँ, बताना क्या था? कोरिलेशन से आपका एवरेज रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न चेंज हो रहा है क्या? कोरिलेशन जब चेंज कर रहे थे, अपने R1 ले रहे थे, R-1 ले रहे थे, R नेगेटिव ले रहे थे, R पॉजिटिव जो भी ले रहे थे, तो आपका क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो वाज चेंजिंग? नो। तो जो कोरिलेशन है ना, इट डज नॉट इम्पैक्ट द रिटर्न ऑफ द कोरिलेशन डज नॉट चेंज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो चेंज नहीं करता। कोरिलेशन डज चेंज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द कोरिलेशन की वजह से सर स्टैंडर्ड डिविएशन। दिस इज केस वन। कोरिलेशन अपने कितना लिए थे? +1 लिए। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो कितना आया था? केस टू। कोरिलेशन -1 लिए थे। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो याद है कितना आया था? 1%। केस थ्री। केस फोर। ये याद नहीं है भाई, ये हमको भी चेक करना पड़ेगा। केस थ्री में क्या लिए थे अपने? केस थ्री में 0.7 और आया था 8.31। 0.7 केस फोर लास्ट वाला में नेगेटिव लिए थे 0.3 और आया था 5। नेगेटिव 0.39। 5.39। 5। कंक्लूजन क्या है यहाँ से? कंक्लूजन ये है कि जैसे जैसे कोरिलेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे कोरिलेशन बढ़ रहा है, जैसे 0.7 था, मान लो क्या था 0.7, उस समय योर स्टैंडर्ड डिविएशन वाज 8.31। जब आपका कोरिलेशन 0.7 से +1 हुआ, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हुआ? स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्क या वोलेटिलिटी क्या हो गया? ठीक है। जब कोरिलेशन नेगेटिव था 0.3, तो उस समय स्टैंडर्ड डिविएशन वाज 5.39। और जब कोरिलेशन कम हुआ ना, 0.1 के आजाद 0.3 के ज्यादा है 1 से, नेगेटिव 0.3 मोर देन -1। तो जैसे आपने कोरिलेशन कम किया, तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो क्या हो गया? क्योंकि इस बार तुम क्या -1 से कर रहे हैं ना, -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब सोचो फॉर्मूला के अंदर में तुम क्या कर रहे हो, वो थर्ड वाला, तो ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो और ज्यादा कमा। क्रक्स ये है, लोअर द कोरिलेशन हायर द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिटी। लोअर द कोरिलेशन हायर द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिटी। जैसे कोरिलेशन अगर तुम कम करते रहेगा, तेरा डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट बढ़ते। डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट सर कैसे? देखिए, बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन नंबर से बता रहा हूँ। एक्सट्रीम सिनेरियो तो यही था 9%। अगर सर मैक्सिमम कोरिलेशन अगर 1 होगा, तो आपका मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हो सकता है? 9 हो सकता है। ठीक है। जब -1 हुआ ना, तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हो गया? 1। बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कितना से मिला मेरे को? 9 था और हो गया कितना? 1। बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन विल बी 9% -1%, विच इज व्हाट। जब तुम स्टॉक के अंदर में जब स्टॉक लिया ना, जब स्टॉक भी लिया और वो ऐसा लिया जिसका कोरिलेशन क्या है? नेगेटिव है स्टॉक ए के साथ, तो आपको बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कितना? 8%। सर फायदा मिला 8%। स्टैंडर्ड डिविएशन 9 था, वो कम होकर कितना हो गया? जब कोरिलेशन 1 की जगह 0.7 लिया, सर मेरे को कितना का फायदा? 9% माइनस व्हाट 8.31%। कितना आएगा?
9 माइनस 0.69% का 0.69% का फायदा। और जब आपने नेगेटिव कोरिलेशन वाला स्टॉक लिया सर 9% माइनस 5 पॉइंट क्या 9 माइनस आ रहा है 3.6 आर 0.7 है, दिस इज आर 0.7 है, तो बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कितना है 0.69%। बेनिफिट ऑफ क्या दिखाना है कि मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब -1 फिर क्या था -0.3 के बाद, तो बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन -1 में कितना है, -3 में कितना है, -0.3 में 3.64, और 0.7 में कितना है 0.69। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सर लोअर द कोरिलेशन हायर द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, इज इट फाइन। लोअर द कोरिलेशन, कोरिलेशन सर जितना कम होगा ना बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, देयरफॉर लोअर आर, लोअर द कोरिलेशन हायर इज द डाइवर्सिफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन योर पोर्टफोलियो, इन योर पोर्टफोलियो के अक्रॉस फाइनेंस, क्रॉस फाइनेंस हायर इज द डाइवर्सिफिकेशन। इसको सोचो यहाँ पे, तो जैसे जैसे आप कोरिलेशन कम कर रहे हो ना, 0.7 था बेनिफिट 0.69 का हो रहा था, नेगेटिव 0.3 हुआ फायदा 3.61 का हुआ, नेगेटिव -1 हुआ विच इज द एक्सट्रीम, तो आपका फायदा मैक्सिमम कितना हो गया। तो जैसे जैसे कोरिलेशन को अपने कम करते रहेंगे, कोरिलेशन को अपने कम करते रहेंगे, बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या, बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे ये सिर्फ टेक्सचुअली बात नहीं की है, इतना जन हो सकता है सुना होगा, रियल लाइफ में भी सुना होगा ये चीज, यार कोरिलेशन का कम करो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट बढ़े, या सर एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाते और भी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, और भी एक स्टॉक में पूरा पैसा नहीं लगाते, जैसे बात की थे कि यार 1 लाख रुपया तुम पूरा का पूरा इन्फोसिस में मत डाल, 2-3 स्टॉक में डाल दे, 2-3 स्टॉक में डाल दे, अपने तो क्लास में 2 स्टॉक का ही बात करे, 2 स्टॉक में डाल दे तो उससे क्या होगा फायदा मिलेगा। और फायदा कैसे मिल रहा है देख, फायदा कैसे मिल रहा है, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो रहा है, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कम होते जा रहा है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो रहा है ना, फिर ना जैसे जैसे आपका कोरिलेशन कम हो रहा है, 9 था फिर 8.31 हुआ, फिर आपने माइनस लिया 5.39 हुआ, -1 हुआ, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो गया, इज इट फाइन। तो लोअर द कोरिलेशन हायर इज द डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन व्हाट, स्टैंडर्ड डिविएशन व्हाट, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है कम होते हैं। समझ में आ रहा है, एलओएस नंबर ए, अब मैं एलओएस पे अटैक कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज मेरे को सबसे पहले आपको समझाना था, यार कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या होता है, कोरिलेशन का मतलब, क्यों, क्योंकि सर एलओएस ए के अंदर में पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, एलओएस ए के अंदर में पूरा थ्योरी लिखा देता हूँ, लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू, या कोई के पास अगर स्क्वाइजर है तो एक बार चेक करो कि सर हाफ पेज पूरा का पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, हाफ पेज पूरा का पूरा थ्योरी लिखा हुआ है। सेकंड पेज नंबर पे जाने का ट्राई करता हूँ यहाँ से, लेट मी गो डायरेक्टली टू इंट्रोडक्शन टू द रिस्क मैनेजमेंट आ गया ये तो, 1 मिनट हाँ,